गुड आफ्टरनून नितिन, प्रियांशी, मुस्कान। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? कंफर्म कर दो एक बार। गुड आफ्टरनून क्लास। अच्छा, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी लॉ, है ना। जो हमारा पार्ट ए है उसके अंदर कंपनी लॉ, उसका वेटेज कितना था? 40 मार्क्स। ठीक है, तो ये हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, अच्छा बिफोर स्टार्टिंग दैट हम लोगों को कुछ बेसिक्स हैं वो समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जो कंपनी है वो क्या है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, पहले तो वो समझते हैं। अच्छा, बचपन में है ना तुम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े होंगे। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बचपन में मतलब 11th-12th में, है ना। तो तीन टाइप के फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप, और एक होता है कंपनी। अच्छा, इन तीनों को एक बार डिफरेंशिएट करने का ट्राई करते हैं कि तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं। और ऐसा करते करते कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा एडवांटेजेस कैसे है एज कंपेयर टू अ पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मुझे बताओ कितने लोग हैं जो इसको ओन करते हैं? एक ही होता है, ठीक है। तो सिंगल ओनर होता है इसके अंदर। अच्छा, अच्छा, कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस करता है? ये अकेला ही बेचारा कैपिटल भी सारी इंट्रोड्यूस करता है। तो बताओ मुझे, जब एक ही जना कैपिटल डाल रहा है इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो क्या कैपिटल अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड होगी? लिमिटेड होगी। जाहिर सी बात है कमी होगी, क्योंकि एक जना तो कितना ही डाल देगा उसमें। ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम लैक्स एंड करोड़ में इन्वेस्ट कर सकता है, नहीं। तो कैपिटल भी यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रहने वाली है, ठीक है। तो लिमिटेड कैपिटल, ओके। अच्छा, डिसीजन मेकिंग किसके पास रहेगा? पूरा इसी के पास है। पूरा कंट्रोल भी किसके पास है? इसी पर्सन के पास है। तो सोल कंट्रोल इसी का रहेगा इस पे। पूरा का पूरा कंट्रोल यही है। ये जो भी डिसीजंस लेना चाहे ये ले सकता है, सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। फाइन, ओके। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्या करें फिर हम? ये अकेला ही करेगा बेयर। मतलब प्रॉफिट्स भी हैं तो पूरे के पूरे यही घर लेके जाने वाला है, और लॉसेस हैं तो वो भी पूरे के पूरे इसी के यहाँ से बेयर होने वाले हैं। इनफैक्ट इसके घर से भी बेयर हो सकते हैं, राइट। विच मीन्स मैंने ऐसे घर वाली बात क्यों करी, ऐसे पर्सनल क्यों चली गई मैं इसके? इसीलिए क्योंकि लाइबिलिटी यहाँ पे जो है ना वो क्या होने वाली है? पर्सनल लाइबिलिटी होगी। विच मीन्स अनलिमिटेड या लिमिटेड? अनलिमिटेड, है ना। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। व्हाई अनलिमिटेड? क्योंकि अगर कल को इसकी फर्म लॉसेस में चली जाती है, इसका बिजनेस अगर लॉसेस में चला जाता है, तो क्रेडिटर्स पैसा किससे रिकवर करेंगे? उसी से करेंगे। पहले तो हम लोग ट्राई करेंगे कि बिजनेस के असेट्स को बेच करके पैसा रिकवर हो जाए। अगर हो जाता है बहुत बढ़िया है, नहीं हो पाता है तो फिर क्या करेंगे? उसके घर तक जाएंगे, ठीक है। तो उसका घर बार भी बेचना पड़ सकता है हमें, राइट। पर्सनल असेट्स जो भी उसका पर्सनल कैश, बैंक बैलेंस जो भी है उसके पास, वो सारा दाव पे लग जाएगा, है ना। और ऐसा करके वो लोग अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। इस वजह से हमने ये टर्म यूज किया अनलिमिटेड लाइबिलिटी। प्लस ये अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि पर्सनल लाइबिलिटी है उसकी, उसके खुद के असेट से हम लोग बिजनेस के लॉसेस को रीपे करने वाले हैं। फाइन, तो यहाँ पे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वाला फिगर लिखते हैं एक बार। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स सारी की सारी यही करेगा, है ना। एंड लॉसेस की अगर हम बात करें तो वो भी किसको बेयर करने? इसी को बेयर करने। तो बेयर्स ऑल लॉसेस। एंड लाइबिलिटी कैसी होगी इस केस में? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। सही बात है ये, है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती हूँ तो इज दैट पॉसिबल? मतलब ये इस स्थिति के साथ कि मुझे मेरा ही सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है, सारा डिसीजन कंट्रोल मेकिंग मेरा ही है उसके अंदर, प्रॉफिट्स मेरे, तो लॉसेस भी मुझे ही बेयर करने हैं, दैट टू पर्सनल लाइबिलिटी आ रही है इसमें। तो ऐसे बिजनेस में क्या मैं एक्सपेंशन कर सकती हूँ क्या? अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पहले शॉप सिचुएटेड थी जयपुर में, अब मैं चाहती हूँ कि मैं जयपुर में ही और भी ब्रांचेस ओपन करूँ, या मैं पूरे राजस्थान में अपनी ब्रांचेस डाल दूँ। तो एक अकेला जना इतना सारा काम कर सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं है ना, नहीं। आपको ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, ज़्यादा कैपिटल चाहिएगी इसके अंदर, है ना। प्लस
अलग अलग लोगों के अलग अलग फील्ड के लोग चाहिए हमें, तो एक्सपर्टीज भी तो चाहिए ना हमें, सो दैट कोई मार्केटिंग हैंडल करेगा, कोई फाइनेंस देखेगा, कोई आपका जैसे रिटेल वाला काम हो गया वो देखेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए मुझे अलग अलग लोग भी चाहिए। यहाँ एक्सपर्टीज वाली चीज़ आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी ना, क्योंकि एक अकेला जना तो हर फील्ड की नॉलेज नहीं रख सकता है, नॉट पॉसिबल है ना, तो लिमिटेड नॉलेज होता है यहाँ पे। पार्टनरशिप का आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? जब आपको एक्सपैंड करना है, यानी आपको मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करनी है, तो ऐसी सिचुएशन में अच्छा रहेगा आप किस पे जाओ? पार्टनरशिप पे जाओ। फाइन। तो इसके अंदर अब कितने ओनर्स हो सकते हैं? ठीक है, तो 2 और मोर हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ठीक है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2 और मोर पार्टनर्स। ठीक है, अच्छा, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? सबके अनुसार होगा, तो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे इन सबका पार्टनर्स का रहेगा, डिसीजंस मेड बाय पार्टनर्स। जो पार्टनर्स डिसीजन लेंगे, मिलकर के जो ये लोग डिसीजन लेंगे, वही डिसीजन क्या होगा? फॉलो हो जाएगा, है ना, या फिर मेजॉरिटी जो डिसाइड करती है वो माना जाएगा, ऐसा होगा। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्या करें अब हम? डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है उस हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट्स यहाँ पे डिवाइड हो गए, और लॉसेस का क्या करें फिर हम? वो भी डिवाइड हो जाएगा, तो लॉसेस भी इन लोगों को इनके प्रॉफिट्स वाले ही रेशो में बेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर तुमने इक्वली डिसाइड किया है कि हम दोनों 50-50 प्रॉफिट बांटेंगे, तो भाई लॉस में भी 50-50 बांटना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो लॉसेस भी बॉन्ड इक्वली, लॉसेस भी ये दोनों इक्वली ही बेयर करेंगे। फाइन। कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कौन इंट्रोड्यूस करेगा? पहले तो कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? पार्टनर्स ही करेंगे। ठीक है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है कैपिटल? लिमिटेड ही है। देखो अनलिमिटेड तो है ना, अंबानीज के पास भी नहीं है, ठीक है, उनके पास भी नहीं है। ऑल दो तुम ऐसे बोल सकते हो कि अरबों खरबों में पैसा है उनके पास, लेकिन ऐसे इनफाइनाइट एक्सटेंट तक तो नहीं है ना कि जब मन करे जब मतलब ऐसे आ जाएगी उनके पास कैपिटल, या बिल्कुल कुछ लिमिट ही नहीं है, काउंट ही नहीं कर सकते हम उनको, ऐसा नहीं है ना। तो अनलिमिटेड तो उनके पास भी नहीं है, ये चीज़ है। तो इसीलिए कैपिटल जो है यहाँ पे, सॉरी, लिमिटेड कैपिटल, लेकिन ऐसा समझ सकते हो कि एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स हो गए? डिसीजन मेकिंग हो गया, लायबिलिटी बताओ वो कैसा जाएगा यहाँ पे? अनलिमिटेड। श्योर, मतलब अगर यहाँ भी पार्टनरशिप फर्म आपकी लॉसेस में चली जाती है, तो लॉसेस कौन बेयर करेंगे? पार्टनर्स। तो पहले तो हम लोग फर्म से ट्राई करेंगे कि फर्म के असेट से अगर रिकवर हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो पाते हैं तो फिर पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स जो है वो भी दाव पे लग सकते हैं। ओके, तो लायबिलिटी भी यहाँ पे क्या हो गई? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। फाइन। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा आपको एडवांटेजेस किस में नजर आ रहे हैं? यहाँ पे पार्टनरशिप में नजर आ रहा है। इसमें एक एडवांटेज मैं लिखती हूँ मोर एक्सपर्टीज का, मोर एक्सपर्टीज, है ना। तो अब दो बेनिफिट्स हैं जो इसमें है, क्या? एक तो एक्सपेंशन अगर करना है तो एक्सपैंड करने के लिए ज्यादा सूटेबल फॉर्म कौन सा रहेगा? पार्टनरशिप रहेगा। और दूसरा, एक्सपर्टीज की मैं बात करूं, नॉलेज की बात करूं, तो वो भी कहाँ पे ज्यादा है? पार्टनरशिप में। कैपिटल, वो भी पार्टनरशिप में ज्यादा है, राइट। तो ये सारे एडवांटेजेस हमें कहाँ से मिल रहे हैं? पार्टनरशिप से। बट कुछ कॉमन डिसएडवांटेजेस हैं जो इन दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या है? लैक ऑफ नॉलेज कैसे? लैक ऑफ नॉलेज तो यहाँ है, यहाँ तो है ना ज्यादा, यहाँ तो तुम्हारा जितना मन करे उतने अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को आप ले आओ। ठीक है, ओके। हम्म, और प्रॉफिट, अच्छा, और जो यहाँ लिखे हुए हैं इन्हीं में से देख के बताओ।
जो दोनों में डीमेरिट है, एक बहुत बड़ा डीमेरिट है इसमें, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, यही तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसमें। यहाँ पे भी ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और यहाँ पे भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। चलो बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं पार्टनरशिप की एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन ये बात गलत हो गई कि तुमने मेरे घर तक मतलब जा करके सारे असेट्स और लाइबिलिटीज बेच के तुम वहाँ से रिकवरी कर रहे हो। दिस इज अ रॉन्ग एस्पेक्ट। क्यों? मैंने कैपिटल डाली है सपोज करो 1 लाख की, बट फर्म के लॉसेस जो है वो है 10 लाख के, तो मतलब एक्स्ट्रा 9 लाख रुपीस मैं जबरदस्ती बेयर कर रही हूँ मेरे एसेट्स में से, जबकि मैंने तो इतना कंट्रीब्यूशन भी नहीं डाला था उसके अंदर, फिर भी मुझे उससे ज्यादा की लाइबिलिटी भुगतनी पड़ रही है। तो ये एक डिसएडवांटेज है या नहीं है? है ना? दोनों फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में है ये। ठीक है, प्लस मुझे ये बताओ ये रजिस्टर्ड होती हैं क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप होता है क्या? वो तो बिल्कुल ही नहीं होता। पार्टनरशिप होता है क्या? ये हो सकता है, इसमें ऑप्शनल होता है। पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है क्या? इंटर में था ना, है ना? तो उस एक्ट में क्या लिखा हुआ था? कैन बी रजिस्टर्ड। मर्जी है तुम्हारी, ऑप्शनल है। करते हो रजिस्टर तो तुम्हें एडेड बेनिफिट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा उसमें बेनिफिट्स तुम्हें मिलते हैं। जैसे आप किसी को भी स्यू कर सकते हो, कोई भी आपको स्यू कर सकता है, इस टाइप की चीजें, है ना? तो एक तो आपका ये है, चलो ठीक है हम इसको रजिस्टर भी करा लेंगे, लेकिन ये लाइबिलिटी वाला फीचर बहुत गंदा है इसमें। इसकी वजह से है ना मेरे ऊपर बहुत हैवी अमाउंट ऑफ लॉसेस आ सकते हैं। अब एक और चीज, यहां तक तो ठीक है कि मैंने चलो जयपुर में मेरी मल्टीपल ब्रांचेस ओपन कर ली, मैंने पूरे राजस्थान में भी मेरा बिजनेस जमा लिया। अब अगर मुझे पूरे इंडिया के लेवल पे जाना है तो क्या ये दोनों काम करेंगे क्या? मतलब पार्टनरशिप काम करेगा क्या पर्टिकुलरली? नहीं। या मैं ग्लोबली जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारे काम करूँ, इज इट पॉसिबल? नहीं ना। पार्टनरशिप के साथ ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर बेटर क्या रहेगा मेरे लिए कि मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लूँ, है ना? कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं हम लोग, तो कंपनी में जो उसके मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, राइट? तो अब वहाँ पे कितने शेयर होल्डर्स, कितने ओनर्स हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? या दो और ये वाली लिमिट है इसमें? अनलिमिटेड हो सकते हैं, है ना? मेंबर्स इसमें कितने भी हो सकते हैं। तो मैं इसके अब फीचर्स लिख रही हूँ कंपनी के, इसमें भी अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। अभी हम लोग टाइप ऑफ कंपनीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कहीं तुम लोग बोलो कि प्राइवेट में इतने होते हैं पब्लिक में उतने होते हैं। अभी मैं जनरली बता रही हूँ कि कंपनी में एज कंपेयर टू पार्टनरशिप तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई, 50 से ज्यादा तो लोग हो ही सकते हैं ना उसमें, इसीलिए। चलो मेंबर्स भी अनलिमिटेड होगा इसमें। कैपिटल का क्या? अभी भी कैपिटल लिमिटेड है क्या? अभी भी लिमिटेड है क्या? अब वो अनलिमिटेड हो गया, है ना? क्यों अनलिमिटेड हो गया? क्योंकि कंपनी पैसा कहाँ से रेज कर सकती है? पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हो ना, है ना? हम पब्लिक को शेयर्स इशू करके इनवाइट कर सकते हैं ना कि हमारी कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड अमाउंट तक का आ सकता है। भाई सपोज करो मुझे आज चाहिए 10 करोड़, मैंने आज रेज कर लिए, 6 महीने बाद दोबारा चाहिए, मैंने दोबारा पब्लिक से मांग लिया। अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी है, क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तो लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएंगे। अभी टाटास देख लो, आज भी अगर टाटा अपना आईपीओ ओपन करे तो लोग भाग भाग के खरीदेंगे शेयर्स, है ना? तो क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपको पैसा अनलिमिटेड मिल जाएगा वहां पे। तो कैपिटल हमारी क्या हो गई यहाँ पे? अनलिमिटेड कैपिटल आ गई। ठीक है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा इसके अंदर? मेंबर्स करेंगे और डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर भी आपको डिसीजन मेकिंग लेने में इजी नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोगों को कंसल्ट कर रहे हो, सबके अलग अलग व्यूज होंगे, सबके अलग अलग ओपिनियंस होगी, तुम्हें कितना ज़्यादा वो मिल रहा है, मतलब कितना ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है। आप ये देखो कि सब लोगों का अलग अलग व्यू पॉइंट हम कंसिडर करके और फिर हम कंपनी के लिए सूटेबल डिसीजंस ले रहे हैं, है ना? तो डिसीजन मेकिंग किसका रहेगा? मेंबर्स का ही रहेगा डिसीजन मेकिंग। और मेंबर्स डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं? वोटिंग करके, है ना? मीटिंग्स में वोटिंग करके करते हैं ये लोग, राइट? अच्छा, प्रॉफिट्स, कंपनी के लिए प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी होता है क्या? होता है। अच्छा, जो कंपनी शेयर्स है, मैंने सपोज करो रिलायंस के शेयर्स खरीदे, उसके ऊपर मुझे क्या पे करेगी रिलायंस? डिविडेंड पे करेगी, ठीक है? हाँ। अब डिविडेंड पे करना जरूरी होता है क्या कंपनीज के लिए?
ठीक है, चलो ये तो तुम कह रहे हो कि कंपनी के पास अगर प्रॉफिट नहीं है तो तुम डिविडेंड मत दो, लेकिन प्रॉफिट होते हुए भी डिविडेंड देना जरूरी है क्या? उन पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शनल है, दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। एग्जैक्टली exactly. अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉफिट्स कंपनी को एक्सपैंड करने में या कुछ और काम करने में वापस बिजनेस में ही डाल दिए जाने चाहिए, री इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स, ये वर्ड सुना होगा बचपन में, है ना, इंटर में भी सुना है, वेरी गुड। तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स जो होती है वो भी तो हम लोग कर सकते हैं ना, आप उनको रिटेन करके रख लो, वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना। मेंबर्स को देना चाहते हो तो बहुत बढ़िया बात है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। तो यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट्स किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है? डिविडेंड के फॉर्म में, एंड दैट टू ये भी देना क्या होता है? ऑप्शनल होता है, मर्जी है कंपनी की, देना चाहती है तो दे, नहीं तो इट्स ओके, राइट। अच्छा, लॉसेस, अब बात करते हैं लॉसेस की और लायबिलिटी की, कनेक्टेड है दोनों पॉइंट्स। कंपनी अगर लॉसेस में जा रही है तो क्या मेंबर्स से वो लॉसेस बेयर करवाए जाएंगे क्या? इज दैट सो? नहीं, फिर कौन बेयर करेगा? फिर कौन बेयर करेगा लॉसेस? कंपनी खुद ही बेयर करेगी, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप में और इसमें क्या हो रहा था कि जो भी लॉसेस थे ना वो पर्सनल असेट से रिकवर हो रहे थे। यहाँ पे हमने क्या किया, कंपनी के अंदर ये फीचर बहुत बड़ा एडवांटेज है ये कंपनी का, कि जो भी इसको लॉसेस इनकर होते हैं वो कंपनी खुद ही बेयर करेगी, यानी कंपनी के एसेट से ही बेयर करे जाएंगे। और ज़्यादा दिक्कत आ गई तो हमारे पास अलग लॉज हैं इंसॉल्वेंसी वगैरह के, वो सारे लॉज हम लोग आईबीसी वाला जो पोर्शन है हम उसमें पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, तो वहाँ हम देखेंगे क्या करना है कंपनी का, लेकिन शेयर होल्डर्स से हम लोग 1 रुपए भी ज़्यादा नहीं मांग सकते हैं। जितना उन लोगों ने शेयर्स पे प्रॉमिस किया है ना, कि जैसे सपोज मैं कंपनी के 10 शेयर खरीद रही हूँ, 100 रुपए का एक शेयर है, टोटल अमाउंट मुझे कितना देना है? 1000 रुपए देना है। 1000 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा कंपनी मेरे से डिमांड नहीं कर सकती, ये कहते हुए कि भाई हम लोग लॉसेस में जा रहे हैं, हम लोग कंगाल हो गए, हमें पैसे दो ना, आई एम नॉट लाइबल टू पे, ये चीज है। तो यहाँ पे लॉसेस कौन बेयर करेगा? कि कंपनी बेयर करेगी, खुद बेयर कर लेगी, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी फिर क्या हुई इस टर्म्स में हम देखें तो मेंबर्स की, तो लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड। अब ये लाइबिलिटी इनकी क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। अब जैसे सपोज करो आज अगर तुमने रिलायंस के शेयर्स खरीद रखे हैं, रिलायंस का अगर कल को वो लॉसेस में चली जाती है, वैसे तो ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो लॉसेस में चली गई तो क्या वो हमसे पैसा मंगवाएंगी कि लाओ हमारे लॉसेस के लिए तुम लोग पैसा दो, सारे सब लोग मिलके 500 कंट्रीब्यूट कर दो हमारा काम हो जाएगा, ऐसे करेंगे क्या? वो नहीं करेंगे, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए ना, इसीलिए तो इन्वेस्ट करते हैं हम लोग इसमें, वरना कोई पार्टनरशिप और इसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करता है? रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, है ना, रिस्क बहुत ज़्यादा है इसीलिए। अच्छा, और एक्सपर्टीज़ की बात करूँ तो मोर एक्सपर्टीज़ है यहाँ पे, खूब एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है। शार्क टैंक देखा है क्या कभी? देखा है? तो उसमें कई कई स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं ना जिसमें कई सारे को फाउंडर्स आकर के खड़े हो जाते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3-4 जने भी आकर के खड़े हो जाते हैं। फिर तुम लोगों ने देखा है शार्क्स उनसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं? नहीं, ऐसे क्यों आए हो ये नहीं पूछते हैं मतलब उनसे ऐसे पूछते हैं, हाँ, कि कौन सा क्या वर्किंग करता है, कि आप बताओ आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या संभालते हो, ऐसे पूछते हैं हम लोग, है ना। तो कोई कहता है कि हम फाइनेंस संभालते हैं, कोई कहता है हम ऑपरेशन संभाल रहे हैं, कोई कहता है कि हम लोग है ना टेक्नोलॉजी वाली चीज़ संभाल रहे हैं, ऐसा। तो ये जो है ये टीम आपकी यहाँ पे बहुत बड़ी बन सकती है इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए अलग अलग एरिया के आपके पास जो एक्सपर्टीज़ है वो आ सकती है। फाइन, और कोई डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसमें? कैपिटल हो गया, पार्टनर्स हो गए, डिसीजन मेकिंग हो गया। अब बताओ ये पूरी चीज को देखते हुए तुम लोगों के हिसाब से कौन सा सबसे सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? लास्ट वाला, ठीक है। एक बड़ा बिजनेस ओपन करने के लिए कौन सा सबसे सूटेबल है? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है, ठीक है। तो मैं इसके नीचे लिखती हूँ मोस्ट सूटेबल फॉर एक्सपेंशन एंड
डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, इन दोनों टर्म्स में कोई फर्क है क्या जो मैंने टर्म्स अभी यूज की हैं, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब तो ये होता है जैसे अभी मैंने तुम लोगों को कहा था हम लोग मल्टीपल ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, काम मैं वही कर रही हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल मैं ना मेरी कंपनी है जो सोप्स बनाती है, साबुन, तो मैं सिर्फ सोप्स बनाने का ही काम करती हूँ और वही सोप्स जो है मैं पहले यहाँ बेचती थी जयपुर में, अब पूरे स्टेट में बिकते हैं, अब पूरे इंडिया में बिक रहे हैं और ग्लोबली चली गई मैं। ये मैंने सिर्फ क्या किया है, एक्सपैंड किया है। बट अब मैं उसी बिजनेस के अंदर मैंने सपोज करो मेरा शैम्पूज वाला रेंज ओपन कर लिया, स्किन केयर का एक अलग मैंने प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, ये सारे अलग अलग मेरी प्रोडक्ट लाइंस हैं। ये लॉन्च करते से ही मैंने क्या किया है, डाइवर्सिफिकेशन किया है। ठीक बात है। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, कंपनी के अंदर कैपिटल भी ज्यादा, मेंबर्स भी ज्यादा, ठीक है, कंट्रोल इतने सारे लोगों का आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने के चांसेस हैं, है ना, लायबिलिटी चलो लिमिटेड है, ये तो एडवांटेज है, ओके। लॉसेस हो सकते हैं कंपनी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, अब लॉसेस होंगे, कैपिटल इतनी है, इतना बड़ा बिजनेस है, तो लॉस भी बड़े लेवल पे होगा अगर कभी हुआ तो। डोंट यू थिंक ऐसे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेटेड होना ज़्यादा ज़रूरी है? रेगुलेटेड मतलब इसके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इतने इन्वेस्टर्स का पैसा अटका हुआ है उसके अंदर, है कि नहीं? तो और कुछ तो मत करो, एटलीस्ट इन्वेस्टर्स को तो प्रोटेक्ट करो कि उनके फंड्स जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ट्रस्ट करके किया है उन्होंने, उससे तो हम एटलीस्ट उन्हें प्रोटेक्टेड रखें, राइट? तो इसीलिए इन सारी फंक्शनिंग को मैनेज करने के लिए हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 है। ओके, इस वजह से हमारे पास ये सेट ऑफ रूल्स है। कोई भी कंपनी हो, देखो तुम लोग आगे चल के प्रोफेशनल बनने वाले हो, और प्रोफेशनल्स की वैल्यू कहाँ पे है? कंपनीज में ही है। हम लोग यहाँ थोड़ी ना काम करेंगे तो कंपनीज में ही काम करेंगे ऑफ कोर्स। तो कंपनीज में भी कोई छोटी मोटी कंपनी में तो काम करोगे नहीं ना, अच्छा पैसा नहीं देगी, है ना। हम लोग, हमारे प्लेसमेंट्स होंगे तो अच्छी लेवल की बड़ी बड़ी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है, उनमें हम लोग जाएंगे, वहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, पैकेजेस अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कौन से रूल्स एंड लॉज तुम्हें ध्यान में रखने होंगे, चेक करने होंगे, दैट इज कंपनी लॉ, क्योंकि कंपनी पे वही अप्लाई होता है, राइट? बेस तो हमारा ये रहेगा। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि कंपनी जो है वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अगर कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड का मतलब क्या होता है, उसने शेयर्स इशू किए हैं, पब्लिक से खूब सारा फंडिंग उठाया है, आईपीओ नाम जानते हैं सब लोग, इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना, उसी के थ्रू ही तो हम लोग फंडिंग रेज करते हैं। आपने आईपीओ इशू किया है और इतने सारे लोगों ने आपके उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, अब आप अपने शेयर्स को कहाँ लिस्ट करवाओगे? स्टॉक एक्सचेंज पे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नाम सुना होगा, बीएससी, एनएससी, इनके ऊपर उनके शेयर्स क्या हो सकते हैं, ट्रेड हो सकते हैं, मतलब कभी भी कोई भी बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, ऑनलाइन ही सब चीज़ें हो सकती हैं। ये कंपनी लिस्टेड कंपनी कहलाती है। अब एक हो गई अनलिस्टेड, एक हो गई लिस्टेड। अनलिस्टेड पे कौन से लॉज अप्लाई होंगे? कंपनी लॉ 2013, कंपनीज एक्ट 2013, है ना। लिस्टेड के ऊपर कौन सा अप्लाई होगा? सेबी के रेगुलेशंस भी अप्लाई होंगे, क्योंकि सेबी तो कंट्रोलर है स्टॉक मार्केट का, है ना, और साथ में कंपनी लॉ भी अप्लाई होगा उस पर। तो ऐसी कंपनी में जाते हो तो तुम्हें और ज़्यादा हाई लेवल का नॉलेज चाहिए, तो एक चैप्टर हमारा पार्ट ए में हम लोग पढ़ लेंगे कंपनी वाला, और एक पार्ट बी में सेबी वाला हम लोग पढ़ लेंगे जो सेबी पे अप्लाई होता है। फाइन है ये, ठीक है। अच्छा, एक बार एक काम करो, ये चार्ट नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में जानते हैं। अभी इनिशियली तो हम 3-4 टॉपिक्स जो पढ़ेंगे वो वही होंगे जो तुमने इंटर में पढ़े थे। लाइव वाले स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ चैट बॉक्स में डालना। हाँ हाँ, स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल। तो स्टार्टिंग अगर तुम लोग कर रहे हो तो हेडिंग डाल सकते हो, पार्ट ए, कंपनी लॉ, विच कैरीज 40 मार्क्स, और फिर उसके अंदर हम लोगों ने ये अभी के लिए एक इंट्रोडक्शन जैसा ये देखा है, तो फिर ये नोट्स तुम पुट कर सकते हो।
क्या हुआ, हाथ दुख गए? कोई बात नहीं, अब आदत हो जाएगी वापस। ठीक है, डन, नोटेड। ओके, अब देखो, कंपनीज एक्ट 2013 जो है, कंपनीज एक्ट 2013, अब हम लोग थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में समझ लेते हैं। पहले बताओ, तुम लोगों को ये पता है क्या कि लॉज बनाता कौन है, एक्ट बनाता कौन है? गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज। लॉज कौन बनाता है? लाइव वाले स्टूडेंट्स जानते हैं क्या लॉज कौन बनाता है? करेक्ट समीर, लॉज पार्लियामेंट बनाती है। लॉज पार्लियामेंट बनाती है, राइट? अच्छा चलो, फिर तो तुम्हें लॉ मेकिंग प्रोसीजर बताना पड़ेगा पहले। ठीक है, भूल गए हैं या पता ही नहीं है? पता ही, हाँ हाँ, ओके करेक्ट। देखो, सबसे पहले तो फिर ये समझ लो लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, कानून बनता कैसे है। जो लॉज होते हैं ना वो पार्लियामेंट बनाती है, पहली चीज तो ठीक है। अब सीजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सारे काम खुद से खुद ही कर लेगी क्या? कि वो लॉज भी बनाएगी, वो लॉज को इम्प्लीमेंट भी करेगी, फिर लोगों में डिस्प्यूट हो रहा है तो वो लड़ाई झगड़े भी यही सुलझा रहे हैं, सब लोग यही मोदी जी इसी में ही लगे रहेंगे क्या? नहीं ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, अपना ये काम डेलीगेट कर रखा है अलग अलग अथॉरिटीज को। जैसे बचपन में सुना होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऐसे करके ये 3 ऑर्गन्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। अच्छा, इनमें से जो फर्स्ट वाला ऑर्गन है इसका लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट, ये क्या करता है? लॉज बनाता है, लॉज बनाना इसका काम है, ठीक है। अब पार्लियामेंट में भी हमारे पास देखो, पार्लियामेंट वर्क करती है सेंट्रल के लिए, मतलब पूरे इंडिया के लिए जब लॉज बनाने हैं तो पार्लियामेंट लॉज बनाएगी। और जब एक एक स्टेट के लिए कानून बनाना होता है, स्टेट अपने लिए भी तो लॉ बना सकता है ना, तो उसके लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको हम विधानसभा बुलाते हैं, है ना। अभी इलेक्शंस वगैरह होते तो उस टाइम पे सुना होगा तुम लोगों ने, विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा के इलेक्शंस हैं, तो वो क्या होता है? वो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। क्योंकि हमारे इंडिया में हम लोग 2 टायर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं ना, कैसे? सेंट्रल लेवल पे भी एक गवर्नमेंट है और स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट्स भी हैं, राइट? तो उसमें फिर लेजिस्लेचर भी सबका अपना अपना होगा ही स्टेट का, ऐसे। तो ये हो गया आपका कि यूनियन के लिए कौन सी बॉडी है? पार्लियामेंट है। और स्टेट के लिए कौन सी बॉडी होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं जो लॉज बनाती हैं, राइट? अब जब भी कभी कोई कानून हमें बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं। ड्राफ्ट मतलब अभी वो फाइनल नहीं है, किसी भी चीज़ के आगे अगर ड्राफ्ट वर्ड आ जाए ना तो समझ आना ये फाइनल नहीं है अभी। ओके, तो वो क्या बनता है? सबसे पहले एक ड्राफ्ट बिल बनता है, बिल बुलाते हैं हम उसको। अभी हम उसको लॉ नहीं बोल रहे हैं, अभी हम उसको एक्ट नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, अभी ये बिल है हमारे लिए, ठीक है। ड्राफ्ट बिल बना करके फिर इसको प्रेजेंट कहाँ करना होता है? हमें इसको प्रेजेंट करना होता है सबसे पहले लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, विच इज लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में इसको प्रेजेंट करेंगे, फाइन। अब लोकसभा में इसकी क्या होगी? वोटिंग होगी। तो जितने भी वहां पे मेंबर्स बैठे होंगे, वो जो टेबल बजाते हैं ना, वो वही वहीं पे होती है वोटिंग, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे अपने, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब मेजॉरिटी ने अगर उसके फेवर में वोट कर दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा? यहाँ से अप्रूव हो जाएगा, फाइन। चलो, यहाँ से ये हो गया अप्रूव। अब ये किसके पास जाएगा? राज्यसभा के पास, ये जाएगा राज्यसभा, विच इज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब ये लोग भी सेम वही काम करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे, बहसबाजी होगी, पत्थरबाजी भी हो सकती है, ठीक है। ये ऐसे कर कर आकर के फिर फाइनली क्या हो सकता है?
वोटिंग होगी, अप्रूव हो जाएगा वो, है ना। अगर फैक्ट है, सही है बिल्कुल। और फिर उससे ज़्यादा और जो मीम्स क्रिएट होती हैं वो और ख़तरनाक होती है। हाँ, करेक्ट। तो ऐसा करके ये यहाँ भी अप्रूव हो गया, इन्होंने भी मेजॉरिटी से अप्रूव कर दिया इसको। आफ्टर दिस अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा लास्ट में प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट के फाइनल असेंट के लिए हम लोग इसको भेजते हैं। जब तक ये अप्रूव नहीं करेगा और ये साइन नहीं करेगा ना, तब तक ये चीज जो है लॉ नहीं बन सकती। ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये सिर्फ एक मियर फॉर्मेलिटी होती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इसको हाँ करना ही पड़ता है। जब इतनी बहसबाजी करके और इतना सारा काम करके ये यहाँ तक पहुंचा है, तो अब तो इसको, अब तुम्हें पता है जीएसटी एक्ट कितने साल बाद आया था? 10 साल। 10 ईयर्स तक यही चीजें हो रही थी कि हम लोग पार्लियामेंट में इसको पास करने का ट्राई करते थे, वो नहीं होता था, बार बार ऑब्जेक्शंस ऑब्जेक्शंस कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता था उसके ऊपर। ऐसे तो ऐसा कर कर आकर के वो 10 साल बाद जाकर के अप्रूव हुआ। मना भी कर सकता है, बिल्कुल। वैसे करते ही नहीं है, 99% केसेस में वो मना करेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने मॉडिफिकेशंस के बाद, इतने आर्ग्यूमेंट्स के बाद फाइनली तो यहाँ तक पहुंचा है वो, है ना। तो ऐसे करेगा नहीं वो। अब इसने अगर असेंट अपना दे दिया, तो अब ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। बिल बिकम्स एन एक्ट। ये आपका बिल एक्ट बन गया, ठीक है। और एक्ट बनने के बाद अब ये पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा, राइट। यही सेम चीज ऐसा ही कंपनीज एक्ट के साथ भी हुआ था, है ना। ये भी इसी प्रोसीजर से, सारे लॉज इसी प्रोसीजर से बनते हैं। फाइनली ये एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर लेंगे, इसके बाद उस डेट से वो इंडिया में लागू होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समझ आ गया ये प्रोसेस। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। स्टेट लॉज हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाएंगी इसको, ठीक है। हम्म। हाँ, प्रेसिडेंट नहीं था। प्रेसिडेंट कैसे नहीं हो सकता है? हाँ, नहीं अलग सिस्टम नहीं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो तभी भी थे ना, ये पोजीशन वेकेंट थोड़ी थी। ऐसे थोड़ी ये नया नया कॉन्सेप्ट आया प्रेसिडेंट का, था तभी भी था। हाँ, अब ये थोड़ा सा हमें करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, फिर हम बताएंगे कि कौन था उस टाइम पे, है ना। ये चार्ट तुम लोग नोट डाउन कर लो एक बार, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे कि लॉज कौन बनाता है। ये नोट डाउन कर लो और साइड में लिख लो, यूनियन के लिए लॉज पार्लियामेंट बनाती है, और स्टेट के लिए लॉज जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, जिसको हम लोग है ना आम भाषा में यूजुअली विधानसभा बोलते हैं। नहीं था। हम्म। अरे हम तो 2013 का एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो 2013 में तो था ना प्रेसिडेंट। अभी मैं बताती हूँ क्या चल रहा है, एक बार ये लिख लो। तुम शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि लॉ अमेंड हुआ है, अमेंड नहीं हुआ है, ये नया लॉ आया है 2013 का, एकदम नया लॉ है, फ्रेश है बिल्कुल। अभी करते हैं सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, मैं समझ गई क्या कहना चाहते थे।
अच्छा देखो, हम लोग कंपनीज एक्ट जो है वो कौन से ईयर का एक्ट पढ़ते हैं? 2013। तो 1956 वाला भी तो चल रहा था ना इंडिया में, उससे पहले भी था एक 1913 वाला चलता था। हम्म, उनका क्या हुआ फिर? मर्ज हो गए? अच्छा। हम्म, ठीक है। देखो, पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे पास 1913 का था कंपनी लॉ, वो तो ब्रिटिशर्स गए तो वो भी गया। फिर उसके बाद 1956 में हम लोगों ने नया इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक नया लॉ बनाया था। 1956 वाला लॉ काफ़ी सालों तक चलता रहा, फिर 2013 में नया लॉ आया है। अब जब कभी भी कोई नया लॉ आता है तो पुराना वाला डिलीट हो जाता है, डिलीटेड है वो, खत्म हो गया, अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसको कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। बट अब उस वाले लॉ में जो कंपनीज बनी हैं, जो भी पुरानी है, अब ये रिलायंस, टाटा, अडानीज, ये सारे तो पुराने पुराने टाइम की कंपनीज हैं, तो क्या वो लॉ गया तो कंपनी भी वो कर दो, वाइंड अप कर दो? नहीं ना, कंपनी तो चल रही है ना, कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये है कि अब उन लोगों को कौन सा लॉ फॉलो करना है, नया वाला लॉ फॉलो करना है, ऐसा। तो वो पुराने लॉज डिलीट हो चुके हैं, अमेंडमेंट नहीं है, तुम अमेंडमेंट में कंफ्यूज हो रहे हो। दिस इज नॉट एन अमेंड। अगर अमेंडमेंट होता ना तो हम लोग ये ईयर चेंज नहीं करते इसका, हम ईयर चेंज नहीं करते, हम अमेंडमेंट करते हैं तो अंदर के ही किसी क्लॉज को डिलीट कर देते हैं, उसकी जगह नया क्लॉज इंसर्ट कर देते हैं अमेंडमेंट का नाम दे करके उसको। अगर ये ईयर चेंज हुआ है, इट मीन्स कि पूरा का पूरा लॉ रिप्लेस हो गया है, पुराना डिलीट हो चुका है एंड द न्यू वन इज प्रिवेलिंग, ऐसा है ये, ठीक है। तो 2013 में प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अप्रूव किया है ना, तुम वो पुराने वाले से कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं, दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट, ये नया लॉ है, एकदम फ्रेश नया लॉ आया है। क्या हुआ, हम क्यों क्यों जरूरत पड़ी ये नया लॉ लाने की इंडिया में? पास्ट में हमने देखे हैं बहुत सारे क्राइम्स, फ्रॉड्स, स्कैम्स इंडिया में हुए हैं, बड़े बड़े स्कैम्स, जैसे जैसे हर्षद मेहता स्कैम, ठीक है। सत्यम कंप्यूटर्स वाला सुना होगा, सहारा का एक केस सुना होगा, इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हुआ था उसमें। पीएनबी फ्रॉड, पीएनबी में नीरव मोदी, है ना, मतलब पुराना है ये भी, ये उस टाइम पे भी वो हुआ था फ्रॉड। तो ऐसे फ्रॉड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा अकर हो रहे थे कंपनीज के अंदर। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे नए नए प्रोविजंस इसमें डाले हैं नए वाले लॉ में। हमें लगा कि यार 1956 को तो ज़माने हो गए, बहुत पुराने टाइम की बात है ये। अब इंडिया का सिनेरियो चेंज हो रहा है, इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला पर्सपेक्टिव है वो अब लोगों के अंदर आ रहा है, स्टार्टअप वाला कल्चर डेवलप हो रहा है इंडिया में। तो इस वजह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, कंपनी वाले फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब हम इसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देंगे तो उसके लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक तो कहीं ना कहीं हम लोगों को है ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्रोविजन डालना पड़ेगा कुछ कुछ एरियाज के अंदर, तो हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इंसर्ट किए हैं इसके अंदर। और दूसरा, कई चीज़ों में हमने लिबरलाइज भी किया है इसको। लिबरलाइज कैसे किया है? अब जैसे स्मॉल कंपनी जानते हैं सब लोग, पढ़ा होगा इंटर में, है ना। अब स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों लेकर के आए, ये पुराने वाले सिस्टम में तो नहीं था, 1956 में नहीं चलता था ऐसा। स्मॉल का ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, है ना, ये सब हम क्यों लेकर के आए? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से। ये एक टर्म होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये कई बार तुम लोगों ने न्यूज़ व्यूज़ में सुना हो तो मे बी, है ना, पढ़ा भी होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करने की सहूलियत हम दे रहे हैं, फैसिलिटी हम दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए। अब एक बात बताओ, हम लोग है ना बड़ी कंपनीज के ऊपर तो कंप्लायंसेस दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हें ये भी करना है वो भी करना है, इतने मेंबर्स होंगे, इतने ये फॉर्म्स तुम्हें फाइल करने हैं, यही सारी चीज़ें तुम छोटी छोटी कंपनीज पे भी मतलब ऐसे थोप सकते हैं क्या हम उनके ऊपर भी? बताओ। इतनी इतनी छोटी लेवल की कंपनीज है जिसमें 1 लाख का तो कैपिटल है, रेवेन्यू उनमें कुछ खास आता नहीं है उनका, मतलब 10-20 लाख रुपए कमा लें वो ही बहुत है उनके लिए। हाँ, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएगा। और प्लस ये कंप्लायंसेस करने के लिए इन्हें हमारे जैसे प्रोफेशनल्स चाहिए, वो अपॉइंट, उनकी सैलरी कौन देगा, है ना। तो इनके लिए ये कंप्लायंसेस जो है, कंप्लायंस नहीं है, वो उनके लिए बर्डन है। इस वजह से हम लोगों ने कुछ एरियाज के अंदर थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया और कुछ एरियाज पे हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस भी डाले हैं। इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 फ्रेम किया गया था, राइट। तो वही है, पास्ट में कोई ना कोई स्कैम्स और फ्रॉड्स हुए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये नया लॉ आया है। ओके। सेबी पहले से थी,
सेबी तो 88 में या ऐसा कुछ आ चुका था, बट उसके पास पावर्स इतने नहीं थे। वो जब हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था ना, आफ्टर दैट सेबी को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पावर्स दिए गए, मतलब एक बहुत एडजुडिकेटिंग वाली बॉडी है ना, वो वैसे करके सामने आई थी, मतलब उसके पावर्स और ज़्यादा रिजिड हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बी के अंदर, कंपनीज एक्ट की तुम पेनल्टीज देखोगे ना, उसके कंपैरिजन में सेबी की पेनल्टीज, ओ माय गॉड, करोड़ में जाती हैं। मतलब वो लोग लाखों में तो बात ही नहीं करते, करोड़ में जाते हैं सीधे, 10 करोड़, 1 करोड़, 25 करोड़ ऐसे पेनल्टीज जाती हैं उसकी। सेबी को एकदम खतरनाक बॉडी है ना। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लिस्टेड कंपनीज के लिए तो होना चाहिए, ये है। ठीक है, अच्छा अब है ना, एक बार तुम लोगों को मैं बताती हूँ हमारा जो पूरा एक्ट होता है ना, वो डिवाइडेड कैसे होता है। ये इसको भी बाद में देखते हैं एक बार। कोई भी एक्ट बनता है ना, अब जैसे तुम लोग कोई भी बुक ओपन करके देखो अपनी, कोई भी मॉड्यूल वाली हो गई, कोई नॉवल हो गई, हमें बुक खोलते से ही क्या मिलता है, इंडेक्स मिलता है, जिसमें कि बुक में कितने चैप्टर्स हैं वो पता लगते हैं हमें, ठीक है। और वो चैप्टर किस हिसाब से डिवाइड होते हैं, किसी न किसी थीम पे बेस्ड होते हैं, है ना। अब जैसे हमारे सिलेबस की बुक्स देख लो, कंपनी लॉ का अलग चैप्टर होगा, सेबी का अलग होगा, फिर और जितने भी लॉज हैं हमारे पास सबके अलग अलग चैप्टर्स होंगे, ठीक है। एक चैप्टर खोल के देखो, चैप्टर के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, कंटेंट होगा, कंटेंट डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, छोटे छोटे पैराग्राफ्स होंगे उसमें, हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग होगी, फिर पैराग्राफ करके कंटेंट दे रखा होगा, ऐसे। यही सेम स्थिति होती है लॉ की। जब तुम एक बेयर एक्ट उठा करके देखोगे ना, बेयर एक्ट मतलब जो पार्लियामेंट ने पास किया है एकदम, हमारी बुक्स में जो है वो बेयर एक्ट नहीं है ना। हाँ वो तो थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड वर्जन है वो। बेयर एक्ट ऐसा ही होता है, सबसे पहले तो वो चैप्टर्स में डिवाइडेड होगा और किसी न किसी थीम के और टॉपिक के हिसाब से उसके अलग अलग चैप्टर्स हमने कर रखे होंगे, है ना। तो एक्ट सबसे पहले डिवाइडेड इनटू सर्टेन चैप्टर्स, कोई ना कोई इसके चैप्टर्स होंगे जैसे बुक के अंदर होते हैं। फिर उसके अंदर हमने देखा अलग अलग पैराग्राफ्स बने हुए होते हैं, उन पैराग्राफ्स को हम लोग इधर एक्ट में क्या बुलाते हैं, सेक्शंस बुलाते हैं, है ना। तो इन चैप्टर्स के अंदर फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा, सेक्शंस मिलेंगे। अच्छा, कभी मूवीज में, सीरियल वगैरह में तुमने सुना है क्या, ऐसे जज होता है, कोर्ट का सिनेरियो, जज है, एक मुजरिम कटघरे में खड़ा है और उसको सजा देनी है, तो वो क्या क्या स्टेटमेंट बोलता है, कि गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस इंसान को हम लोग है ना धारा 302 के तहत, आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं, ऐसे करके वो बोलते हैं ना। वो जो धारा वर्ड उसने बोला ना, वो क्या है, सेक्शन है, वो सेक्शन है। अब हम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं धारा 302, हम नंबर से क्यों उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये नंबर नहीं होता तो यू पैराग्राफ पे पैराग्राफ चलते जाते पता ही नहीं लगता कि कौन सा मर्डर की बात कर रहा है, कि कौन सा किसकी बात कर रहा है, कौन सा किसकी नहीं कर रहा। सेम गोज विद द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ भी ऐसे सेक्शंस में डिवाइडेड है भाई, एक होगा टाइप ऑफ कंपनी का सेक्शन, एक तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन का आ जाएगा, एक डायरेक्टर्स, मेंबर्स, ऐसे अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। उन पैराग्राफ्स को हमने नंबरिंग दे रखी है और वो ही हमारे लिए क्या बन जाते हैं, सेक्शंस बन जाते हैं, ठीक है। सेक्शंस के अंदर भी तो कुछ ना कुछ पॉइंटर्स हो सकते हैं ना। अब जैसे टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर अलग अलग टाइप की कंपनीज आ गई, तो वो तुम्हारे क्या बन जाएंगे, सब सेक्शंस बन जाएंगे। तो इसी के अंदर फिर तुम्हारे पास आ गए सब सेक्शंस। अच्छा, फिर इसी टाइप के सब सेक्शंस की तरह ही एक और होते हैं जिनको हम लोग क्लॉज बुलाते हैं, और एक सब क्लॉज जैसी भी चीज होती है। हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं तुम्हें बताऊंगी, जब जब प्रोविजन आएगा तो कौन सा सेक्शन है, कौन सा क्लॉज है, वो पढ़ने पे ही आइडेंटिफाई हो पाएगा, ठीक बात है। अच्छा, ये पूरा डिवीजन मैंने तुम्हें बता दिया कि एक्ट ऐसे चैप्टर्स, सेक्शंस और सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। देखो, कंपनीज एक्ट में तुम्हें पता है क्या, बैलेंस शीट पीएनएल हम लोग बनाते हैं ना, वो बैलेंस शीट पीएनएल एक स्केड्यूल के हिसाब से बनाया जाता है। नंबर ध्यान है क्या किसी को, एक स्केड्यूल के हिसाब से, स्केड्यूल नंबर 3 है। तो स्केड्यूल 3 है जिसके हिसाब से हम लोग बैलेंस शीट और पीएनएल बनाते हैं। अब ये स्केड्यूल क्या होते हैं, ये स्केड्यूल्स हमेशा एक्ट के एंड में होते हैं, एंड में हम लोगों को स्केड्यूल्स प्रिस्क्राइब किए गए होते हैं। अब स्केड्यूल में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट है ना, फॉर्म नंबर्स हैं कोई,
कोई रेट वगैरह लिखनी है, ऐसी आलतू फालतू बातें हैं। आलतू फालतू इसीलिए हैं क्योंकि अगर हमने ये बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट, तुम सोचो इधर सेक्शन के बीच में डाल दिया होता ना, जहाँ पे भी हमने ये बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, रीडर्स का जो रिदम है वो ब्रेक हो जाता। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हम लोग थ्योरी पढ़ने हैं कि अच्छा कंपनी को बैलेंस शीट बनानी है, अच्छा पीएनएल बनाना है, अच्छा इसमें ये आइटम्स रिकॉर्ड, इतने में आ गया उसका फॉर्मेट लंबा चौड़ा, और हमारा ध्यान भटक गया उसमें कि अच्छा हम लोग है ना फिक्स्ड असेट्स यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल यहाँ आएगी, बोरोइंग्स यहाँ आएंगी, ऐसे हमारा ध्यान भटक गया उसमें। इस वजह से हम रिदम ब्रेक ना करें तो स्केड्यूल्स लास्ट में बनाए जाते हैं, ऑलवेज एट द एंड ऑफ द एक्ट होते हैं ये, ठीक है। यही सेम हालत हमारे साथ कंपनीज एक्ट के अंदर भी है। तो कंपनीज एक्ट में भी सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं और स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। देखो कितने कितने हैं, ध्यान है क्या कितने कितने होता है? हाँ, टोटल 470 सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। हाँ, और हमारे पास 29 चैप्टर्स हैं और 7 स्केड्यूल्स हैं। ओ माय गॉड, ये सारा पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ, वो टेबल्स वही हैं जो स्केड्यूल में होती हैं, स्केड्यूल्स में ही डली हुई होती हैं। वो एमओए की है, हाँ हाँ, वो एमओए की है, ठीक है। अब ये सारे पढ़ने पड़ेंगे क्या? कुछ पढ़ लिए वो अभी रिपीट भी हो जाएंगे, ऐसे समझो इसका 50% पढ़ना है, दैट्स इट, है ना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। स्केड्यूल्स तो कुछ भी नहीं पढ़ने हैं तुम्हें, है ना। सेक्शंस और चैप्टर्स जो आएंगे, चैप्टर के अंदर ही तो सेक्शन होता है, तो चैप्टर वैप्टर का भी तुम्हें नाम वाम याद नहीं करना है, कुछ नहीं, बस तुम्हें ये नंबर्स इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू भी आते हैं ना, इस वजह से, इसलिए मैं ये नंबर्स बता रही हूँ तुम्हें कि 470 सेक्शंस। अब जो पुराना वाला लॉ था ना, कंपनीज एक्ट 1956 जो था, उसमें 600 650 सेक्शंस थे, 650 सेक्शंस थे उसमें, कम हो गए हैं अब हमारे लिए, एडवांटेज है ये। एक काम करो, ये पूरा रिकॉर्ड कर, मतलब नोट कर लो इसको एक बार, फिर उसके बाद हम लोग कंपनी वगैरह क्या होती है ये हम कल देख लेंगे। इसकी नोटिंग ले लो, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि चैप्टर्स क्या हैं। यस समीर, यू आर करेक्ट। 470 सेक्शन, 29 चैप्टर्स, करेक्ट है। लाइव वाले स्टूडेंट्स एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग कंपनी क्या होती है, फीचर्स कंपनी के, ये सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। नोटेड, फाइन। तो अभी हम लोग ने आज तो सिर्फ यही समझा कि लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, कंपनीज एक्ट क्यों आया है, कंपनी क्यों आई है, ये सब चीज़ें है ना। अब प्रॉपर हम लोग इसकी डेफिनेशन और फीचर्स वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।